दूसरे वॉल्यूम में अब हर्ष की जो 3 लड़ाई हैं मुख्य रूप से उनके बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं। हर्ष ने पहले जो लड़ाई की वो सिंध के राजा के साथ की। सिंध का राजा उस समय साहसी राय था। साहसी राय को उसने परास्त किया। उसके बाद दूसरा युद्ध उसका 629-30 में फिर बल्लभी का होता है। बल्लभी में भी उसने ध्रुवसेन को पराजित किया। हालांकि बाद में ध्रुवसेन को उसने अपना दामाद भी बनाया, जिससे कि उसकी जो बाउंड्री है वो सुरक्षित रह सके। लेकिन ध्रुवसेन जब पराजित हो गया तो उसके राज्य को वापस दिलाने का कार्य जो किया था वो दत्त द्वितीय ने किया था, जो एक गुर्जर नरेश था। तो जब उसने राज्य को दिलवा दिया तो बाद में फिर इसकी एंट्री होती है पुलकेशिन द्वितीय की, और पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो इसका युद्ध होता है वो इसी का परिणाम था। बहुत से इतिहासकारों में ये मतभेद है, क्योंकि वे लोग ये मानते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध अभी जो लेटेस्ट 2016 की जो एक रिसर्च आई है उसके अनुसार कि 2018 उसमें 618 में और 20 में इसका युद्ध हुआ पुलकेशिन द्वितीय का। लेकिन ऐसा नहीं है। 2016 की जो लेटेस्ट है उसके अनुसार कुछ शोध ये प्रतीत करते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन का जो युद्ध है वो 618 में हुआ है, 618-20 में। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तक 634 ही पढ़ाया जाता है। 632-634 के बीच में पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध मालवा के पास नर्मदा नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हर्ष की हार हुई थी। तो इस प्रकार हर्ष की ये 3 लड़ाई मुख्य थी। हालांकि हर्ष का पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक काफ़ी क्षेत्र उत्तर भारत में उसका शासन रहा है। हर्ष के टाइम में ही 642-43 में ह्वेन-त्सांग जो चीनी यात्री था वो यहाँ आता है। वह थानेश्वर में रहता भी है और एक जयगुप्त नाम के ब्राह्मण के द्वारा उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा भी लेता है। वो प्रारंभ में वहीं उसने शिक्षा ली है। बाद में फिर उसने नालंदा में विश्वविद्यालय में उसने शिक्षा ली है। शीलभद्र उस समय वहाँ कुलपति थे। और ये हर्षवर्धन के कार्य की, हर्षवर्धन के शासन की बड़ी प्रशंसा करता है, क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम में उसे सुरक्षा मिली थी, क्योंकि वह कन्नौज आता है, थानेश्वर आता है और पूरे भारत में भ्रमण करके, क्योंकि मध्य एशिया से उसकी एंट्री होती है। उसके बाद कप्सा और कंधार होता हुआ वह श्रीनगर पहुंचता है, कश्मीर से फिर जालंधर से थानेश्वर, और इस तरह से उसकी मथुरा, कन्नौज, प्रयाग होता हुआ वो कर्म फिर साउथ में भी जाता है। साउथ में सौराष्ट्र होता हुआ, गुजरात होता हुआ सिंध पहुँच जाता है, और सिंध से फिर वापस कन्नौज आता है। कन्नौज से फिर पश्चिम बंगाल में जगह पड़ती है के जंगल, वहाँ पर उसकी हर्षवर्धन से मुलाकात होती है। और फिर हर्षवर्धन के शासन में उसने काफ़ी अध्ययन भी किया है। हर्षवर्धन के टाइम में ही उसने बहुत से नगरों को देखा, तो उसने जगह जगह के नगरों के लोगों की अपने अनुसार उसने व्याख्या भी की है। जैसे कि मथुरा के लोगों को उसने नैतिक और विद्वान लोगों में उसने गणना की है, जबकि कश्मीर के लोगों को उसने धोखेबाज और कायर कहा है। और नर्मदा नदी के पास मालवा के लोगों को उसने विनम्रतापूर्वक और विद्वान उसने कहा है। थानेश्वर के लोगों को उसने परिष्कृत रूपी बताया है। इस तरह से उसने जगह जगह के लोगों की व्याख्या की। हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सभाओं का आयोजन भी किया था, एक कन्नौज में, दूसरी प्रयाग में। कन्नौज वाली जो धार्मिक सभा थी वो
20 दिन चली थी। और इलाहाबाद प्रयाग वाली जो धार्मिक सभा थी वो 75 दिन चली। कन्नौज वाली धार्मिक सभा में उसने महात्मा बुद्ध की जब 21वें दिन उसने उसका समापन किया है, तो 3 फुट ऊंची मूर्ति के साथ स्वयं इंद्र के भेष में वो निकला है। और उसने ये घोषणा कर दी कि पूरे राज्य में कि जो भी उपद्रवी कुछ बोलेगा तो उसकी जीभ काट ली जाएगी, जो कि बात ब्राह्मणों को बहुत बुरी लगी। इस बात पर 500 ब्राह्मण उसने अपने राज्य से निष्कासित भी कर दिए थे, राज्य से बाहर भगा दिए थे। इसका काफ़ी विरोध भी उसे सहना पड़ा। और इसको मोक्ष परिषद कहा गया। काफ़ी विद्वान उसमें उसने इकट्ठा किए थे, लगभग 20 देशों के विद्वान इकट्ठे हुए थे कन्नौज में। प्रयाग में भी जो 75 दिन सभा चली थी उसमें भी काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। तो इस तरह से हर्षवर्धन का जो शासन है उसे हम विस्तृत तो कह ही सकते, लेकिन मुख्य मुख्य बिंदु मैंने इसमें डाले हैं। और मैं समझता हूँ कि कुछ शेष नहीं रहा होगा, मुख्य मुख्य बिंदु उसमें सभी आ गए हैं। अब हर्ष के विषय में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे अलग आएगा। यदि इसको अच्छी तरह से सुन लिया जाए तो हर्ष से संबंधित क्वेश्चन मेरे इसी लेक्चर में आ जाएंगे। ये वॉल्यूम नंबर 2 है।